करेंगे। तो पहले तो आप लोग क्या बताएंगे वेक्टर क्या होता है? Sir, any quantity which have magnitude and direction. देखिए बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर होती है, एक हमारे पास वेक्टर होता है। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, जो नहीं वेक्टर होती। हमारे पास होते हैं उसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली हमारा सारा वेक्टर्स के ऊपर है कि वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले वेक्टर बनता कैसे? वेक्टर बेसिकली बेटे आपके पास बनता है दो पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे। ठीक है, लेट से मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मेरे पास बी है। तो ए से बी तक जो मैं जाऊंगा, जारी बात है किसी डायरेक्शन में जाऊंगा और मैं कोई डिस्टेंस कवर करूंगा। ठीक है, उस ए से बी तक की जो मेरी मूवमेंट है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, वो एक वेक्टर है। अब जिस तरह अगर मेरा ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ ये है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, ये मेरे पास बेसिकली इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। जारी बात है मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल की और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोग? Yes, सारा को समझ आ गई? yes sir. ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ वेक्टर का? एक पॉइंट से। इनिशियली तो दो पॉइंट्स है ना आपके पास, एक ए है एक बी है, उनको जब आपने कंबाइन किया आपस में तब आपके पास एक वेक्टर बना। पहले तो हम बात करेंगे कि पॉइंट क्या होता है हमारे पास। पॉइंट हमारे पास बेसिकली आपको पता है कोई ऐसी वैल्यू होती है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, जिस तरह ये आपकी डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है यहाँ पर बुक के अंदर कि we know that a number can be used to represent a point on a line once a unit length is selected. ठीक है, a pair of numbers a couple of numbers can be used to represent a point in a plane. अब आपने लाइन के ऊपर जो आप लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो कोई एक पॉइंट होता है। जब मेरे पास एक्स वाई एक प्लेन है और उस प्लेन के अंदर जिस तरह ये है, ये जिसके ऊपर इस टाइम मेरा कर्सर है, ये एक्स और वाई कोई प्लेन है और इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो जारी बात है जब वो पॉइंट एक प्लेन के अंदर है तो उसकी कोई वैल्यू एक्स में है, उसकी कोई वैल्यू आपके पास वाई में है। तो जो ये मेरे पास वैल्यू है एक्स और वाई में, ये एक प्लेन के अंदर है, तो इसको मैं कहूंगा पॉइंट इज इन प्लेन। ये पॉइंट मेरे पास किसी लाइन पर है। इसी तरह ये 2D है, ये 1D है। इसी तरह पॉइंट हमारे पास 3D में भी हो सकता है, जिसके अंदर 3D हमारे पास कौन सा प्लेन होता है जिसके अंदर एक्स भी होता है, वाई भी होता है और हमारे पास जेड भी होता है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये मेरे पास 3D पॉइंट है। ठीक है, ये तीन एक्सिस में है, ये वाला 2 एक्सिस में है, ये वाला मेरे पास सिंगल एक्सिस के अंदर है। इतना तो क्लियर है ना बेटे आप लोग? Yes. यस सर। तो इसको अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको कहते हैं वी कैन से दैट अ सिंगल नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन अ वन स्पेस। ठीक है, जो 1D आपके पास डायमेंशन है वो क्या है आपके पास? वन स्पेस है। स्पेस आपको पता है ना स्पेस क्या होती है? जब हम कहते हैं कि इस पॉइंट को स्पेस के अंदर डिफाइन करें तो हम बेसिकली कितने एक्सिस ले रहे होते हैं? 3 एक्सिस ले रहे होते हैं ना, एक्स ले रहे होते हैं, वाई ले रहे होते हैं और जी ले रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना जब हम कहते हैं कि पॉइंट की स्पेस में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स वाई जी तीनों के हिसाब से कोई ना कोई पॉइंट होता है। जब आपके पास एक सिंपल लाइन है तो उस लाइन के अंदर जो आप लोगों के पास पॉइंट है उसको आप कहेंगे ये आपके पास सिंगल स्पेस में है, वन स्पेस में। जब आपके पास दो किसी प्लेन के अंदर पॉइंट होगा, 2D प्लेन के अंदर पॉइंट होगा आपके पास, उसको आप कहेंगे ये आपके पास टू स्पेस में। जब आपके पास 3D पॉइंट हो, 3 एक्सिस के अंदर पॉइंट होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? ये मेरे पास 3 स्पेस में। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? 3 स्पेस। स्पेस इतनी कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को स्पेस का? यस सर। अब बेसिकली यस सर। अब इसी तरह अगर मेरे पास देखें ये n तक तो सॉरी 1 2 3 तक तो हमने खुद कंफाइन किया हुआ है ना। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं अगर आपके पास किसी n डायमेंशन के अंदर पॉइंट है तो वो किस स्पेस में होगा? n स्पेस के अंदर होगा आपके पास बेसिकली। ठीक है,
तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। पॉइंट क्या होता है, Yes, sir. स्पेस क्या होती है, समझ लगी है? सर रिपीट कर दें एक बार। बेटे बेसिकली आप लोगों के पास पॉइंट तो आपको पता ना, कोई ऐसी वैल्यू जो आप लोग यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके पास पॉइंट होता है, ठीक है? अब जी वो सर। पॉइंट किसी लाइन के ऊपर भी हो सकता है, जिस तरह इसके अंदर है। वो पॉइंट किसी प्लेन के अंदर भी हो सकता है, वो पॉइंट 3D प्लेन के अंदर भी आपके पास हो सकता है। तो जब आपके पास एक सिंगल लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो आप कहेंगे ये मेरे पास वन स्पेस में है। जब आपके पास किसी प्लेन के अंदर पॉइंट होगा तो आप कहेंगे ये मेरे पास टू स्पेस में है। जब भी आपके पास किसी 3D प्लेन के अंदर होगा तो आप कहेंगे ये मेरे पास 3 स्पेस में है। और इसी तरह जब आपके पास n स्पेस के अंदर ये पॉइंट होगा तो आप कहेंगे ये मेरे पास n स्पेस में। आप समझ आ गई बेटा? Okay, sir. Yes, sir. चलो दूसरी, अब काफी है सर आज के लिए। क्वेश्चन कर रहा है कोई? यार कह रहे हैं काफी है। अच्छा, अब ये आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए के पास 1 और 2 और बी है -3 और 5, तो आप ए बी कैसे निकालेंगे? आपको पता है जो वेक्टर होता है ए है आपके पास वो होगा x1 y1, और बी आपके पास क्या होता है बेसिकली x2 y2। जब आप ऐड करते हैं तो x की वैल्यू को x में ऐड करते हैं और y की वैल्यू को y में ऐड करते हैं। तो जब आप इन दोनों का सम निकालेंगे तो 1 वाई में ये -3 हो जाएगा और 2 +5, आपके पास सम क्या आएगा इसका -2 और 7 आ जाएगा। 7. ठीक है, तो इसी तरह जब अगर आपके पास 3 स्पेस में हो तो आपके पास हो जाएगा x y z दोनों में, a का x1 y1 z1, b का x2 y2 z2। जब आप इनको ऐड करेंगे तो x1 को x1 x2 के साथ, y1 को y2 के साथ, z1 को z2 के साथ। ठीक है, अब अगर आप करें तो आपके पास ये इस तरह का है। ये अभी मैं जनरल सा आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये इंशाल्लाह वीडियो इसकी मैं आपको अपलोड कर दूंगा पूरी, जो डिटेल्ड है। अच्छा, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोगों को पता है, सिंपल सी होती हैं। जो पहली दो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अगर a + b × c करें, आप इस प्रॉपर्टी की बात करें, ये वाली a + b हम + c करें तो वो बराबर होगा a + b + c। आपके पास ये तो आपको पता है ना, ये तो सिंपल सा आपके पास है। इसी तरह अगर a + b है आपके पास तो वो बराबर आना चाहिए आपके पास b + a के। ठीक है, यहाँ तक साथ है सारे? यस। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक ओ वेक्टर है जिसके सारे पॉइंट्स 0 हैं। अब एक वेक्टर आपके पास ऐसा आ गया जिसके सारे पॉइंट्स आपके पास 0 हैं, तो आप उस वेक्टर को जब आप किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वेक्टर की वैल्यू आएगी। जब आप 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर की वैल्यू हो जाती है ना, जो नंबर होता है आपके पास। Yes, sir. इसी तरह वेक्टर्स में आपके पास होता है, जब आप उसको ऐड करते हैं 0 + a करेंगे या a + 0 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? a ही आएगा हमेशा। यही आएगा। ठीक हो गया? इसी तरह जब आप Yes, sir. किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। 1 - 1 = 0 है। तो जब भी आप किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की जो आप सिंपल सी हैं, ये तो बेसिक हर किसी को याद होती है और इसको कोई हार्ड एंड फास्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन इसकी पता ही होती है। अच्छा, अब जिस तरह ये सिंपल सा उसने दे दिया कि a = 2 3 है और b = -1 और 1 है, तो a + b की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी आपके पास? 1 और 4 आ जाएगी। कैसे? 2 को करेंगे आप -1 तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे अपने पास तो आपके पास ये देखेंगे, ये पहला वेक्टर आ गया आपके पास 2 और 3,
जो ए वाला जहां पे मेरा कर्सर रहता है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी आ गया आपके पास -1 और 1, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट आया आपके पास ए प्लस बी दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या आया 1 और 4 आया आपके पास। अब इस 1 और 4 को अगर आप प्लॉट करें तो उसकी लेंथ ये बनती है, और अगर आप इस पूरे को आप कंबाइन कर दें, मतलब इसके टेल को इसके साथ, सॉरी इसके हेड को इसके साथ और इसके हेड को दोबारा इसके साथ कर दें, तो आपको पता है कि ये आपके पास जो शेप बन गई है ये एक पैरेललोग्राम सा बन गया आपके पास, ठीक है। समझ आइए बेटे आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गई। इसी तरह अब आपके पास अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो वो भी आपके पास एक पैरेललोग्राम ही बनेगा, क्योंकि वेक्टर्स की आप जब भी दो वेक्टर्स की बात करेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट जब भी आप लेके आएंगे बीच में, तो जो फिगर आपके पास बनेगी वो हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा आपके पास। समझ आइए बात? क्योंकि जो रिजल्टेंट की जो लेंथ होती है आपके पास वो हमेशा आपके डायगोनल के बराबर होती है किसी भी पैरेलल, अगर आप एक पैरेललोग्राम लें और उसकी दो साइड्स को आपस में ऐड करें, जो डायगोनल की जो वैल्यू आती है आपके पास वो रिजल्टेंट ही होता है बेसिकली। आप जब आप वो राइट एंगल का फार्मूला इसके ऊपर लगा के इसको सॉल्व करते हैं, वो जो आपके पास होता है बेसिकली परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज वाला हिसाब करके जब करते हैं आप, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा डायगोनल वाली वैल्यू ही आएगी आपके पास। समझ आ गई आप लोग? जी सर। तो Yes, sir. इसलिए ये हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मली पैरेललोग्राम यस बनता है, सर। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल 5 अगर आप देखें, आपके पास ए की वैल्यू 3 1 है और माइनस ए की वैल्यू आपके पास -3 और -1 है। और अगर आप इसको प्लॉट करें, ए को प्लॉट करें और नेगेटिव ए को प्लॉट करें, तो आप ये देखेंगे कि ये ओरिजिन पर दोनों कंबाइन है, ठीक है ना। अब इनकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसकी क्या है आपस में ऑपोजिट है। Change. ये बात समझ आ गई ना आप लोग कि आप Yes, लोगों sir. के पास आपको बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन दे रहे होंगे ओरिजिन के ऊपर। ये वाला जो वेक्टर है ये इसका उल्टा है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। तो बेसिकली जब भी आपके पास एक वेक्टर होगा ओरिजिन, और अगर आप उसका नेगेटिव लेंगे तो जो नेगेटिव वेक्टर है वो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा होगा ओरिजिन के ऊपर। समझ आ गई है बेटे? जी सर। Yes, sir. अब ये आपके पास एक एग्जांपल उसने दी है कि ए की वैल्यू अगर आपके पास 2 -1 और 5 हो और सी की वैल्यू आपके पास 7 हो, ठीक है, और सी ऑफ ए आपके पास फिर क्या बनता है? मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू आपने सी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर एलिमेंट के साथ ए के, क्योंकि सी के पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब जब आपने ये कर दिया तो आपके पास ये दो रूल्स आ गए हैं जिसको आपने सेटिस्फाई करना है कि सी इंटू ए प्लस बी आपके पास हमेशा आना चाहिए सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी। ये सिंपल जो मैथ का रूल होता है हमारे पास, जब आप दो नंबर्स को ब्रैकेट में होते हैं और एक बार होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सिंपल हमेशा यही आता है। ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर्स के अंदर भी आपके पास यही केस होता है। इसी तरह अब वो कह रहा है कि इफ C1 C2 आर नंबर्स देन C1 plus C2 into A is equals to C1A plus C2A। डेफिनेटली ऐसे ही है। और C1 C2 और A को आपस में मल्टीप्लाई करें आप, तो C1 C2 को पहले मल्टीप्लाई करके A से कर दें मल्टीप्लाई, या फिर C1 को अलग मल्टीप्लाई करें और C2 और A को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। इवन आप चाहें तो C1 और A को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके साथ दोबारा C2 को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। Same. ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। अब आप लोग इसकी अगर स्क्रीनशॉट ले लें, जो ये स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ। अली और मुदस्सिर, Yes, sir. जी सर। जरा इसकी जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितना हिस्सा आ रहा है। सर एक मिनट।